भारतीय जनता पार्टी में कोई मुसलमान नेता ऐसा ही दिखता है जैसा लेडीज संगीत के कार्यक्रम में कोई पुरुष। गिने चुने आदमी, बहुत ही गिने चुने नंबर में आप उनकी काउंटिंग कर सकते हैं। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, आरिफ बेग, आरिफ मोहम्मद खान, और कोई नाम नहीं आएगा दिमाग में। आज के पॉलिटिक्स के इस बेहद खास वीडियो में हम आपको उस नेता की कहानी सुनाने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य था, यानी भारतीय जनता पार्टी के बनने के समय से वो नेता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री भी बना, पद्म विभूषण भी मिला, और तो और इस देश का पहला ऐसा राज्यपाल भी बना था जिसकी मौत राज्यपाल रहते हुई थी। इतना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो होने के बावजूद हमें और आपको उस नेता के बारे में कुछ नहीं पता ना। इसलिए नहीं पता है क्योंकि उस नेता का चेहरा ना किसी पोस्टर पे दिखता है, ना होल्डिंग्स में दिखता है, ना बयानबाजियों में उसका नाम आता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य सिकंदर बख्त की। आज के इस वीडियो में हम आपको सिकंदर बख्त की पूरी कहानी सुनाएंगे। कमाल का वीडियो होने वाला है। इसमें आपको सिकंदर बख्त के सहारे भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नेताओं के साथ किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं, इनको भी जानने का अवसर मिलेगा। सिकंदर बख्त का जन्म 1918 में दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल खाटी दिल्ली वाले आदमी थे, मतलब दिल्ली में बचपन, दिल्ली में पढ़ाई, दिल्ली में लिखाई, दिल्ली में नौकरी, दिल्ली में नेतागिरी, दिल्ली में शादी, सब दिल्ली में हुआ था। पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में था। 1918 में जन्म हुआ। इसके बाद एंग्लो अरेबिक कॉलेज में से इन्होंने पढ़ाई की, जो आज जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वहीं से इन्होंने नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर डाली थी। 1945-46 आते आते सप्लाई डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने लगे थे, यानी जब देश आज़ादी की अंगड़ाई ले रहा था तब ये सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद 1950-51 आते आते इनको लगने लगा कि भाई साहब, शोहरत और ज़्यादा मेहनत राजनीति में है। ज़्यादा मेहनत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिकंदर बख्त अपनी नौकरी से ऊबने से लगे थे। इनको लगने लगा था कि इस नौकरी में मज़ा नहीं है। रोज़ वही ऑफिस आओ, रोज़ वही दिन भर लेखा जोखा बनाओ, शाम को घर लौट आओ, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, कुछ अलग हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो इसलिए इन्होंने 1952 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी, पंचायत से लेकर संसद तक उसके झंडे लहरा रहे थे। तो इन्होंने दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया और जीत भी गए, एमसीडी के सदस्य हो गए। इसी दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन पर एक लेख लिखा था, दिलचस्प लेख है। संघ ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा, सिकंदर बख्त एंड सीओ, यानी कंपनी। सिकंदर बख्त एंड कंपनी क्यों लिखा? उसमें सिकंदर बख्त के बारे में तमाम तरीके की उलूल जिलूल टिप्पणियां, फूहड़ बातें और तथ्यहीन आधार पर किए गए बयानबाजियों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। सिकंदर बख्त को एक वेश्या का बेटा कहा गया था। उस लेख में कहा गया था कि सिकंदर बख्त 1945 में मुस्लिम लीग की जो वॉरियर वाली शाखा थी, मतलब मुस्लिम लीग की जो शस्त्र वाली शाखा थी, यानी गार्ड्स जिसे कहा जाता था, उसमें शामिल हो गए थे। इसके बाद नेशनल गार्ड्स में शामिल होते ही लियाकत अली खान के संपर्क में आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए चूंकि इनकी मुलाकात तब तक सुभद्रा जोशी से हो गई थी। अब आप कहेंगे कि सुभद्रा जोशी कौन है? आगे बताऊंगा। सुभद्रा जोशी के साथ गजब का कोइंसिडेंट होने वाला है। खैर, फिलहाल बात ऑर्गेनाइजर की करते हैं। तो सुभद्रा जोशी के साथ सिकंदर बख्त की पैचिंग हो गई और इस पैचअप के बाद सुभद्रा जोशी ही सिकंदर बख्त को कांग्रेस में लेके आई, ऐसा ऑर्गेनाइजर लिख रहा था। ऑर्गेनाइजर यानी संघ का मुखपत्र सिकंदर बख्त को गद्दार की श्रेणी में रख रहा था, सिकंदर बख्त को वेश्या का बेटा कह रहा था। लेकिन तब संघ को शायद पता नहीं था कि उसकी पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक यही आदमी होने वाला है। खैर, 1952 से लेकर 1967 तक सिकंदर बख्त लगातार कांग्रेस में बने रहे, लेकिन साल 1967 आते आते कांग्रेस में एक बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। इसका कारण था कि इंदिरा गांधी एक राइजिंग स्टार के तौर पे उभर रही थी और वो लगातार कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं को साइडलाइन करते हुए केवल इंदिरा भक्त नेताओं को तरजीह दे रही थी, यानी ऐसे नेता चाह रही थी जो इंदिरा गांधी की बातों को सर्वमान्य बात समझ के स्वीकार करें, उनका विरोध ना करें। एक तरीके से कांग्रेस के भीतर पावर टसल मची हुई थी और इस पावर टसल के दो धड़े थे, एक इंदिरा का ढला
और दूसरा अलग अलग विचारधारा वाले उन नेताओं का धड़ा जो कांग्रेस में नेहरू के जमाने से काम कर रहा था। सिकंदर बख्त दूसरे धड़े वाले नेताओं में से एक थे। धीरे धीरे कांग्रेस 1970 आते आते महाविभाजन की कगार पे खड़ी थी और अंततः साल 1970 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद ये स्थिति साफ हो चुकी थी कि अब कांग्रेस दो धड़ों में बट रही है। एक धड़ा यानी कांग्रेस आई और दूसरा धड़ा यानी कांग्रेस ओ। कांग्रेस आई को आप इंदिरा भक्तों का धड़ा समझ सकते हैं और कांग्रेस ओ को आप कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के नेताओं का धड़ा समझ सकते हैं। सिकंदर बख्त ने कांग्रेस ओ का दामन थामा था। साल 1970 के बाद लगातार अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस ओ के बैनर तले सिकंदर बख्त ने चुनाव प्रचार का कार्यभार देखा। साल 1975 में जब देश में आपातकाल लगा और तमाम विपक्षी नेताओं को कारागार में डाला गया, तब गाज सिकंदर बख्त पर भी गिरी थी। सिकंदर बख्त को उनके पुरानी दिल्ली के घर से निकाल के रोहतक की जेल में तकरीबन 10 महीनों तक बंद रखा गया था और जब सिकंदर बख्त आपातकाल हटने के बाद जेल से बाहर आए, तब तक देश में जयप्रकाश नारायण की आंधी के चलते एक नया यूनाइटेड एंटी कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट तैयार हो चुका था। सिकंदर बख्त सरीखे तमाम नेता जो कांग्रेस ओ का दामन थामे हुए थे, वो अब जनता पार्टी का रुख कर रहे थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के चेहरे के पीछे, जयप्रकाश नारायण के परचम के तले तमाम विपक्षी दल, वो चाहे कितनी भी विपरीत विचारधाराओं के हों, एक तमगे के नीचे आकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अब लक्ष्य मात्र एक था, इंदिरा विरोध, कांग्रेस हटाओ। और कांग्रेस हटाओ के नाम पे सिकंदर बख्त ने भी जनता पार्टी का रुख किया। असल में जनता पार्टी को भी सिकंदर बख्त की बड़ी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि पुरानी दिल्ली के इलाके में जनसंघ एक बड़ी पहुंच के तौर पे स्थापित था, एक बड़ी पार्टी के तौर पे स्थापित था, लेकिन जो जनसंघ की छवि थी वो हिंदू दल के तौर पे थी, मुस्लिम विरोधी दल के तौर पे थी और मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी पुरानी दिल्ली के इलाके में रहती है। ऐसे में जनता पार्टी को दरकार थी एक ऐसे चेहरे की जो जनसंघ की वजह से मुस्लिमों के होने वाले मोह भंग को क्रॉस कर सके, और सिकंदर बख्त इस जरूरत को आसानी से पूरी करते थे। पुरानी दिल्ली उनका होम टाउन था, वहीं पर पले बढ़े थे, हर बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता था, इसलिए सिकंदर बख्त को जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया और पुरानी दिल्ली के तमाम इलाकों में सिकंदर बख्त की जमकर रैलियां करवाई गई। सिकंदर बख्त जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पे पुरानी दिल्ली के इलाकों में चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार के साथ 1977 के लोकसभा चुनाव में कर रहे थे। सिकंदर बख्त को मात्र चुनाव प्रचारक की ही जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, बल्कि उन्हें चांदनी चौक की सीट से जनता पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके यहाँ रैली करने आए थे और जम के भीड़ उमड़ी थी। सिकंदर बख्त सबकी उम्मीद की ही तरह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक सीट से जीतकर संसद पहुंचे तो 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई। शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इसलिए दी गई क्योंकि सिकंदर बख्त को पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के आसपास के इलाकों में बड़ा काम करना था, क्योंकि वहां पे पुरानी दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पे आपातकाल के दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई थी। हजारों हजार लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल के सड़क पर बैठा दिया गया था और सिकंदर बख्त को उन लोगों ने इसी उम्मीद के सहारे वोट दिया था कि बख्त उनकी तकदीर संवारेंगे और उनके लिए उनके उजड़े हुए घर को वापस से बसाएंगे। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मोरारजी देसाई की सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र सिकंदर बख्त को ही सौंप दिया, जिससे किसी भी तरीके की प्रशासनिक कठिनाई उनके आड़े न आई। लेकिन साल 1977 में जगी उम्मीद एक बरस आते आते ही बुझने सी लगी थी। इसलिए बुझने लगी थी क्योंकि जनता पार्टी के नेता आपसी स्वार्थ लोलुपता, अपनी पद और प्रतिष्ठा और सिर्फ इंदिरा विरोध के नाम पर सत्ता में आए थे, जिसकी वजह से आपसी टकराव लगातार बढ़ रहा था और 1979 आते आते जनता पार्टी की दरारें साफ दिख रही थीं और जनता पार्टी के नेताओं को जो एक प्रभाव एक साथ जोड़े हुए था, जो गोंद था, जो असली गम की तरह इन अलग अलग विपरीत विचारधारा वाले नेताओं को एक पलड़े में रखे हुए था, यानी आप इसे आज़ादी के पहले के महात्मा गांधी की ही तरह की भूमिका कह लीजिए, जब महात्मा गांधी के प्रभाव की वजह से कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं का जमघट एक साथ एक तमगे के नीचे खड़ा रहता था। वो जयप्रकाश नारायण जो जनता पार्टी को निर्माता थे,
जो जनता पार्टी के अधिष्ठाता थे वो अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, इसलिए जनता पार्टी के नेता स्वतंत्र थे, आकांक्षाएं स्वतंत्र थीं, महत्वाकांक्षाएं स्वतंत्र थीं, और स्वतंत्र महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं का जमघट कभी चलता नहीं है। साल 1980 आते आते जनता पार्टी का पूरी तरह से विघटन हो चुका था और इसका हर नेता अपने लिए नए सिंबल की खोज में निकला हुआ था। तो सिकंदर बख्श साहब भी घूम रहे थे। अचानक इनके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना नई नवेली बनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाया जाए। अब आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग कही जाती थी और आरएसएस तो मुस्लिम विरोध के नाम पे सबसे ज्यादा बदनाम है। सिकंदर बख्श थे ही मुसलमान, तो सिकंदर बख्श को क्या आवश्यकता पड़ गई थी आरएसएस की पॉलिटिकल विंग में जाने की बजाय किसी दूसरी पार्टी का रुख करने की। सिकंदर बख्श के बीजेपी में शामिल होने के कई कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनकी दोस्ती, जो आपातकाल के दौरान खूब परवान चढ़ी थी। वाजपेयी और बख्श की यारी अच्छी खासी मजबूती के साथ आपातकाल के कठिन दौर में भी टिकी हुई थी। तो बख्श को लगा कि क्यों कहीं और जाएं, अगर अपने यार की पार्टी है तो उसी पार्टी में चले जाते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण था कि बख्श पुरानी दिल्ली के नेता थे, यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ही उनकी पहचान थी, कोई देशव्यापी नेता वो नहीं थे। तो उन्हें लगा कि दिल्ली में मजबूत कैडर के साथ जो दल उपस्थित है वो केवल दो हैं, एक कांग्रेस और दूसरी भाजपा। कांग्रेस इंदिरा गांधी जिसकी अध्यक्ष थी, जिसको तोड़ के उन्होंने कांग्रेस ओ बनाई थी, तो उसमें जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो अब बची कौन, ले दे के बीजेपी, इसीलिए इन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और जब उनका यार भारतीय जनता पार्टी में आया तो दिया एक बड़ा पद उठा के, सीधे भाई साहब की एंट्री होती है पार्टी महासचिव के पद से। पार्टी महासचिव का पद मिलता है। 4 साल के भीतर भीतर 1984 आते आते पार्टी के उपाध्यक्ष बन जाते हैं। नंबर 2 की पोजीशन, 4 साल पहले पार्टी में शामिल हुए हैं और नंबर 2 की पोजीशन सिकंदर बख्श साहब के पास थी। तो वाजपेयी की यारी चल रही थी, तो सिकंदर बख्श साहब की भी उम्मीदें खूब परवान चढ़ रही थी। लगा कि अब धीरे धीरे पार्टी में नंबर 1 पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन समय एक सा रहता नहीं है। साल 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के केंद्र ने जो पलटा खाया वो ऐसा खाया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के शीर्ष चेहरे हुआ करते थे वो नेपथ्य में चले गए। 1988-89 में जब बीजेपी राम रथ यात्रा पे निकली थी तो कौन अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा पूछता है? याद है अटल बिहारी वाजपेयी राम रथ यात्रा के किसी भी फोटो में नहीं दिखेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सहमति थी नहीं और संघ आडवाणी के सहारे भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ट्रैक पर लेके निकल चुका था और भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत बड़ा फायदा भी दिख रहा था। तो आडवाणी की रथ यात्रा पे सवार होकर भारतीय जनता पार्टी नई यात्रा पे रवाना हो चुकी थी, जिसमें बख्श साहब का कोई योगदान ना होने वाला था। तो इन्हें पार्टी में ज्यादा ऊंची जिम्मेदारियां भी दी नहीं गई। हाँ, आडवाणी वाजपेयी का सम्मान करते थे, इसीलिए उन्होंने वक्त को 1990 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को ऑब्जर्व करने वाले तमाम एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुस्लिम नेता रहता है, 2 चीजें उसके साथ डेस्टिनी में लिखी होती हैं। एक कि वो राष्ट्रवाद को बहुत तेजी से सिद्ध करने के लिए आतुर रहता है, क्योंकि उसे बीजेपी के आसपास के सराउंडिंग में ये दिखाना बहुत जरूरी लगता है कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। और दूसरा ये कि हर मुसलमान नेता राज्यसभा के ही जरिए सांसद बनता है। आप बीजेपी के जरिए शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी को छोड़ दीजिए तो आपको गिने चुने एक नेता शायद मिल जाए जो लोकसभा के जरिए संसद बना हो, अन्यथा हर नेता सदन पहुंचने के लिए राज्यसभा का ही इस्तेमाल करता है और पार्टी उसे वही कराती भी है। ऐसा पार्टी अपनी छवि के लिए भी कर सकती है। कारण जो भी हो, बख्श साहब 1990 में राज्यसभा पहुंचते हैं और 1992 के 93 के दौर में जब लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में सिकंदर बख्श वही काम कर रहे थे। लेकिन 1994-95 आते आते वक्त का पहिया जो यहाँ घूमा था 84 में, वो फिर से यहाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब सत्ता बनानी थी और सत्ता बनाने के लिए आडवाणी को समझ में आ गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ही वो चेहरा है जिसके नाम पे देश के अलग अलग विचारधारा वाले नेता अपनी अपनी पार्टियों को लामबंद कर देंगे। तो आडवाणी ने बंबई के अधिवेशन में 1995 के दिसंबर में
अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब वाजपेयी के भी दिन बहुरे और साथ साथ वक्त साहब के भी दिन बहुर गए। साल 1996 में जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया, शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। लेकिन भाई साहब उखड़ गए, बिफर पड़े, क्योंकि इनकी उम्मीदें थी वो जो टॉप 4 वाली मिनिस्ट्री होती है ना, यानी विदेश, रक्षा, गृह और अर्थ, इन 4 में से कोई एक लेने की, इन्हें वो तो मिली नहीं, तो मुंह फुला लिए। राजदीप सरदेसाई ने उस दौर में इनका एक इंटरव्यू भी किया था, सरदेसाई पे ही भड़क गए, कहे अब तुम कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम नेता होने के नाते हमारे साथ भेदभाव किया है। एक तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद जब सिकंदर वक्त उनके घर से निकले तो एक बहुत बड़ा पद लेके निकल रहे थे। जानते हैं कौन सा पद? विदेश मंत्री का पद। भाई साहब को विदेश मंत्री बना दिया गया, सिकंदर वक्त साहब विदेश मंत्री बन गए। लेकिन जब तक वक्त साहब विदेश मंत्रालय का कामकाज समझ पाते तब तक सरकार ही चली गई। 6-7 दिन के विदेश मंत्री थे, पता नहीं दफ्तर भी सही से जा पाई कि नहीं। अगली दफा वाजपेयी की 13 महीने वाली सरकार बनी तब भी इन्हें मंत्री पद दिया गया। फिर जब 99 वाली बनी उसमें भी दिया गया। लेकिन 99 वाली पूरी 5 साल छोड़ दीजिए, पहले बरस आते आते ही वक्त साहब से मिनिस्ट्री ले ली गई। कई लोग इसके पीछे संघ का दबाव बताते हैं, बात जो भी हो, लेकिन वक्त साहब को राजनीतिक विदाई देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पुरस्कार देना उचित समझा था, इसीलिए वक्त साहब को पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके बाद केरल के राजभवन में इनकी नियुक्ति कर दी गई। ये भारतीय राजनीति की बड़ी पुरानी परंपरा है कि जिसका राजनीतिक जीवन समाप्त उसे राजभवन की शरण में डाल दिया जाता है, यानी अपना आने वाला जीवन वो राजभवन की आराम में बिता सके। तो इसीलिए केरल के राज्यपाल के तौर पर सिकंदर वक्त को वहां भेज दिया गया। 2004 में केरल के राज्यपाल रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी, और किसी भी राज्यपाल के राज्यपाल रहते हुए मृत्यु होना पहला केस था सिकंदर वक्त के साथ। अच्छा, मृत्यु में भी बवाल है, ये मत समझिएगा कि अभी वीडियो खत्म है, नहीं, मृत्यु का बड़ा तगड़ा बवाल है। असल में 18 फरवरी 2004 को सिकंदर वक्त के पेट में तेज दर्द हुआ। लोग भागे इन्हें लेके अस्पताल, अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो देखने के बाद थोड़ी मोड़ी एंटीबायोटिक वाइटिक देके भेज दिया राजभवन वापस कि सब ठीक है। 23-24 फरवरी को अचानक फिर से बहुत तेज दर्द हुआ, फिर लोग लेके भागे। इस बार डॉक्टर ने चेक किया तो कहा गैंग्रीन है। गैंग्रीन में तुरंत ऑपरेशन की जरूरत होती है, तुरंत, बिल्कुल तुरंत, और वो भी डू और डाई की सिचुएशन वाला ऑपरेशन होता है, यानी चला तो चला और नहीं चला तो नहीं ही चला, और वक्त वाली कंडीशन में नहीं ही चला था। तो इस ऑपरेशन की ही वजह से वक्त साहब की मृत्यु हुई थी। उनके परिवार वाले ऐसा आरोप लगाते हैं कि केरल की लेफ्ट सरकार ने वक्त का इलाज सही से नहीं कराया, उनकी देखरेख नहीं की। खैर ये तो आरोप ही है, सच्चाई क्या है ये ईश्वर जाने। तो सिकंदर वक्त का वीडियो आपको कैसा लगा, इनकी कहानी कैसी लगी, और एक तरीके से आप इनकी कहानी के साथ साथ भारत की राजनीतिक यात्रा भी समझ गए होंगे, क्योंकि इनका जीवन काल बड़ा लंबा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल वीडियोस मिलते हैं।